अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम बच्चों का जेटी एकेडमी के अंदर खैर मकदम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाज़ाब्ता तौर पर हमारा आप 4 चैप्टर यानी 4 चैप्टर बाज़ाब्ता तौर पर पढ़ चुके हैं। अब उन 4 चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल आपके उन 4 चैप्टर के अंदर है, सबसे पहले 2 चैप्टर के अंदर जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आए हैं आज उसको हल करेंगे। फिर इसके बाद वो 2 चैप्टर जो बच जाएंगे उसको हल करेंगे। इसलिए आप तमाम बच्चों से मैं यही आग्रह, यही गुजारिश करता हूं कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग जब पढ़ाई मुफ्त में कर रहे हैं तो आप तमाम बच्चों पर इतना फर्ज बनता है कि आप तमाम बच्चे जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आप तमाम बच्चे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बहुत कम करते हैं। इसीलिए आप तमाम बच्चों से गुजारिश यही है कि आप जेटी एकेडमी को मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह और बेहतर से बेहतर जितने भी सर है यहां सब मेहनत और लगन के साथ आप तमाम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि चैप्टर नंबर देखिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 पढ़े थे नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी, और चैप्टर 2 मिट्टी का तेल। यानी इन दोनों चैप्टर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल है, जो अक्सर इस दोनों चैप्टर से बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में जो पूछे जाती हैं, आज मैं उन तमाम सवालों को हल करेंगे और बताएंगे। इसलिए आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम चलते हैं बगैर ताखिर के। देखिए, सबसे पहला क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। ये चैप्टर नंबर आपका 1, कौन चैप्टर नंबर 1 का था, याद आ गया होगा, नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी। मैंने बताया था इसके राइटर और मुसन्निफ कौन है, मिर्जा फरतुल्लाह बेग। ठीक है, तो देखिए किसने फरतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई थी। ऑप्शन ए है सैयद अब्दुल्ला, सैयद वलीउल्लाह, सैयद अहमदुल्लाह या सैयद हशमतुल्लाह। तो किसने फरतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई थी, सैयद वलीउल्लाह ने। ऑप्शन बा आपका परफेक्ट है। ठीक है, दूसरा आइए, फरतुल्लाह बेग ने किससे कुरान पढ़ी थी। क्या है, फरतुल्लाह बेग ने किससे कुरान पढ़ी थी, मौलवी शमसुद्दीन या मौलवी चिरागुद्दीन या मौलवी कमरुद्दीन या मौलवी बदरुद्दीन। तो फरतुल्लाह बेग ने किससे कुरान शरीफ पढ़ी थी, वो मौलवी कमरुद्दीन से पढ़ी थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट है। तीसरा आइए, मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहां से हासिल की। यानी मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने इंटर और इंटरमीडिएट की सनद किस कॉलेज से हासिल की, कौन से कॉलेज से हासिल की। तो देखिए ऑप्शन ए है मुस्लिम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ईसाई कॉलेज या सिख कॉलेज। तो मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहां से हासिल की थी, उन्होंने हिंदू कॉलेज। ऑप्शन बा आपका दुरुस्त और सही है। ठीक है, आगे देखिए, चौथा, किस सन में मिर्जा ने इंटरमीडिएट पास किया था। यानी मिर्जा फरतुल्लाह बेग के बारे में पूछ रहे किस सन में इन्होंने इंटर पास किया था। ऑप्शन ए है 1900 या 1901, 1902 या 1903। तो किस सन में मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद हासिल की थी, वो 1903 में। ऑप्शन दाल कहिए या डी कहिए, आपका परफेक्ट है। पांचवा, मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने जुडिशल इम्तिहान कब पास किया था। क्या है, मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने जुडिशल इम्तिहान कब पास किया था, 1908, बा है 1910 या 1912 या 1914। तो मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने जो जुडिशल इम्तिहान कब पास किया था, वो 1910 में। ऑप्शन बा आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। आगे आइए, छठा, मिर्जा फरतुल्लाह ने हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने थे। यानी मिर्जा फरतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर किस सन में बने थे, वही पूछ रहे हैं। ऑप्शन अलिफ है 1935, 1936 या 1938 या 1939। तो मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर कब बने थे, 1939 में। ऑप्शन दाल का या डी आपका परफेक्ट है। ठीक है,
आगे आइए। सातवां, मिर्जा फखरुद्दौला की शादी कब हुई थी? क्या है? मिर्जा फखरुद्दौला बेग की शादी किस सन में हुई थी, यानी कब हुई थी? ऑप्शन अलिफ में है 1904, 1906, 1908 या 1910। तो मिर्जा फखरुद्दौला बेग की शादी कब हुई थी? इनकी जो शादी है वो 1908 में हुई थी। ऑप्शन जी आपका बिल्कुल परफेक्ट है। आगे आइए। आठवां, मिर्जा फखरुद्दौला बेग ने कितने निकाह किए थे, यानी मिर्जा फखरुद्दौला बेग ने कितनी शादियां की थी? 2, 3, 4, 5, वही पूछ रहे हैं। मिर्जा फखरुद्दौला बेग ने कितनी निकाह किए थे? तो मिर्जा फखरुद्दौला, ऑप्शन ए है 1, बा है 2, जी में 3 और दाल है 4। तो मिर्जा फखरुद्दौला बेग ने कितने निकाह किए थे? उन्होंने 2 निकाह किए थे। कितने? 2। ऑप्शन बा आपका बिल्कुल परफेक्ट और सही है। ठीक है। आइए। नौवां, मिर्जा फखरुद्दौला बेग का इंतकाल कब हुआ था? आप तमाम बच्चों को यहां पर सिर्फ 30 सेकंड का मोहलत दिया जाता है कि आप कमेंट करके बताएं कि मिर्जा फखरुद्दौला बेग का इंतकाल कब हुआ था? 1945 में या 1946 में या 1947 में या 1948 में? 10 सेकंड का टाइम है, आप तमाम बच्चे बताइए। तो मिर्जा फखरुद्दौला बेग का इंतकाल कब हुआ था? उनका इंतकाल जो हुआ था 1947 में। जीम ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। आगे आइए। 10वां, नजीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की थी? मैंने बाज़ाब्ता तौर पर बताया था, ये जो सवाल है नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ इनके ज़बानी, आपसे बोर्ड में पूछेंगे कि इनके राइटर और मुसन्निफ कौन है। तो मैंने बताया नजीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की? ऑप्शन ए है मिर्जा अफजल बेग, मिर्जा अब्दुल्ला बेग या मिर्जा फरतुल्ला बेग या मिर्जा हशमतुल्ला बेग। तो नसीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की थी? वो मिर्जा फरतुल्ला बेग ने। ऑप्शन जी आपका सही है। ठीक है। 11वां आइए। मिर्जा फखरुद्दौला के जद्दे अमजद अफजल बेग कहां से हिंदुस्तान आए थे? बाज़ाब्ता तौर पर मैंने बताया था कि मिर्जा फखरुद्दौला बेग के जद्दे अमजद यानी इसके परदादा किस मुल्क को छोड़कर हिंदुस्तान आए थे? बदख्शा को तर्क कर हिंदुस्तान आए थे। शुरू लाइन में पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा चैप्टर के बिल्कुल शुरू में, मैंने बता दिया बाज़ाब्ता तौर पर। मिर्जा फखरुद्दौला बेग के जद्दे अमजद कहां से हिंदुस्तान आए थे? ऑप्शन ए है तुर्की, बा है बदख्शा, सा है ईरान और दाल है अरब। तो मिर्जा फखरुद्दौला बेग के जद्दे अमजद अफजल बेग कहां से हिंदुस्तान आए थे? वो बदख्शा को तर्क करके यानी बदख्शा को छोड़ करके वो हिंदुस्तान आए थे। ठीक है। आगे आइए। 12वां, मिर्जा फखरुद्दौला बेग की पैदाइश कहां हुई थी, यानी मिर्जा फखरुद्दौला बेग कहां पैदा हुए थे? अलिफ है दक्कन, बी है दिल्ली, सी है लखनऊ और डी है हैदराबाद। तो मिर्जा फखरुद्दौला बेग की पैदाइश कहां हुई थी? इनकी पैदाइश जो हुई थी दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन बा आपका सही है। ठीक है। आगे आइए। 13वां, मिर्जा फखरुद्दौला बेग किस सन में पैदा हुए थे, यानी मिर्जा फखरुद्दौला बेग की पैदाइश किस सन में हुई थी? सन पैदाइश इनकी क्या है? यह अक्सर आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे। मैंने चैप्टर पढ़ा रहा था उस वक्त भी बताया था और अभी भी बता रहे, इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी कीजिएगा कि मिर्जा फखरुद्दौला बेग किस सन में पैदा हुए। ऑप्शन अलिफ है 1880 या 1885 या 1886 या 1887। तो मिर्जा फखरुद्दौला बेग किस सन में पैदा हुए थे? वो 1885 में पैदा हुए थे। ऑप्शन बा आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। आगे आइए। 14वां, मिर्जा फखरुद्दौला बेग के वालिद का नाम क्या था, यानी इनके वालिद मोहतरम का नाम क्या था, इनके वालदा का नाम क्या था? ये सब अक्सर आपके इम्तिहान में पूछे जाते हैं, इन सबको अच्छी तरीके से ज़हन नशी करना। तो मिर्जा फखरुद्दौला बेग के वालिद का नाम क्या था? अलिफ है मिर्जा असदुल्ला बेग, बा है मिर्जा अब्दुल्ला बेग और जीम है मिर्जा सरवर बेग और दाल है मिर्जा हशमतुल्ला बेग। तो मिर्जा फखरुद्दौला बेग के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का जो नाम था मिर्जा हशमतुल्ला बेग है। ऑप्शन दाल आपका परफेक्ट और सही है। ठीक है। आगे देखिए। मिर्जा फखरुद्दौला बेग के वालिदा का नाम क्या था? इनके वालिदा मोहतरमा का क्या नाम था? बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया था। देखिए क्या है उनके वालिदा का नाम। ऑप्शन ए है मुशर्रत जहां बेगम, बी है मुशर्रफ जहां बेगम और सी है नूर जहां बेगम और डी है दरख्शा बेगम। तो मिर्जा फखरुद्दौला बेग के वालिदा का नाम क्या था? मुशर्रफ जहां बेगम। ऑप्शन बा आपका परफेक्ट है। ठीक है। आगे आइए।
16वां, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद फरतुल्लाह की परवरिश किसने की थी? यानी मिर्जा फरतुल्लाह बेग की जब इनके वालिदा अल्लाह की प्यारी हो गई, वो उनका इंतकाल हो गया, तो पूछ रहे मिर्जा फरतुल्लाह बेग के वालिदा के इंतकाल के वक्त फरतुल्लाह की उम्र क्या थी? यानी वो कितने साल के थे, कितने दिन के थे या कितने वर्ष के थे? देखिए 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। तो मिर्जा फरतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के वक्त फरतुल्लाह की उम्र क्या थी? फरतुल्लाह की उम्र सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की थी। ऑप्शन बा आपका सही है। 17वां, मिर्जा फरतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की थी? यानी जब मिर्जा फरतुल्लाह बेग की वालिदा का इंतकाल हो गया तो मिर्जा फरतुल्लाह बेग की परवरिश किसने की थी? यानी उसको किसने पाला और पोसा था? ऑप्शन ए है अलीफ है दादी, बा है नानी, जीम है फूफी और दाल है चची। तो मिर्जा फरतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के बाद किसने परवरिश की थी? उनकी फूफी ने। ऑप्शन जी, जीम बिल्कुल आपका सही है। जीम कहिए या सी कहिए। ठीक है, आगे आइए। 18वां देखिए, जिन्होंने फरतुल्लाह बेग की परवरिश की थी उनका नाम क्या था? यानी उनकी फूफी ने जो इनकी परवरिश की थी, पूछ रहे जिन्होंने मिर्जा फरतुल्लाह बेग की परवरिश की थी, जिन्होंने इनको पाला पोसा था, उनका नाम क्या था? ऑप्शन अलीफ है जहां आरा बेगम, बी है हुस्न जहां बेगम, सी है मैमुना बेगम और दाल है खालिदा बेगम। तो जिन्होंने फरतुल्लाह बेग की परवरिश की थी उनका नाम क्या था? हुस्न जहां बेगम। ऑप्शन बा आपका परफेक्ट है। 19वां, नजीर अहमद का ताल्लुक किस सनफ से है? यानी मैंने बताया था आपका चैप्टर नंबर 1 जो है ये एक खाका है, वही पूछे नजीर अहमद का ताल्लुक किस सनफ से है? ऑप्शन ए है नाविल, बा अफसाना, जीम है खाका और दाल है नज्म। तो नजीर अहमद का ताल्लुक किस सनफ से है? खाका से है। ऑप्शन सी का ये या जीम आपका परफेक्ट है। ठीक है, आगे आइए। 20वां, मिर्जा फरतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? मैंने इसको भी चैप्टर के जब पढ़ा रहे तो शुरू में बता दिया था कि मिर्जा फरतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? मुलाकात के लिए या किस्सा सुनने के लिए या खाने के लिए या पढ़ने के लिए? तो मिर्जा फरतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? वो पढ़ने के लिए, यानी पढ़ाई हासिल करने के लिए वो उनके घर जाते थे। ठीक है, आगे आइए। 21वां देखिए, किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई थी? या मियां रजा मौलवी नजीर अहमद के पास जो पढ़ने गए थे तो कौन सी किताब पढ़ रहे थे जो किताब के पढ़ाने के दौरान उनकी छुट्टी हो गई थी, यानी उसको वहां से डांट कर भगा दिए थे? तो ऑप्शन अलीफ है मुतनब्बी, बी है हाफिज, सी है शहराजी और डी है रूमी। तो किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई थी? वो मुतनब्बी। ऑप्शन अलीफ आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए। 23वां, फरतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? यानी फरतुल्लाह बेग जब शेरखानी को पढ़ते थे तो इसमें वो किस तरह की गलती करते थे? ऑप्शन ए है मखारिज की, बी है एराब की, सी है उकूफ की और दाल है बयां की। तो फरतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करती थी? वो एराब की गलतियां करते थे। ऑप्शन बा आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए। 23वां, मिर्जा के मज़ामीन फरद कितनी जिल्दों में शाये हुए हैं? यानी मिर्जा के मज़ामीन जो मज़ामीन फरद है, बजाबता तरफ जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उस वक्त मैं बताया था कि मिर्जा के मज़ामीन फरद कितनी जिल्दों में ये शाये हुए थे? ऑप्शन अलीफ है 5, बा है 6, जीम है 7 और दाल है 8। तो मिर्जा के मज़ामीन फरद कितने जिल्दों में शाये हुए थे? वो 7 जिल्दों में शाये हुए थे। कितने जिल्दों में? 7 जिल्दों में। ऑप्शन जी आपका परफेक्ट है। ठीक है, तो आपके जो पहला चैप्टर जो नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, उस चैप्टर के अंदर इतने ही ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे गए हैं। इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी कीजिए। अब हम सब्जेक्टिव को हल करते हैं। जो 2 नंबर का सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में आपसे किए जाएंगे वो सब्जेक्टिव को अब हम हल करते हैं। देखिए पहला क्या है? फरतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? क्या है? फरतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो फरतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के यहां
तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, क्योंकि उस जमाना में स्कूल और कॉलेज का इंतजाम नहीं था। इतना ही लिखना। आपको 2 नंबर का सवाल है, पूछेंगे आपसे फरतुल्ला बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? तो फरतुल्ला बेग और मियां दानी मौलवी साहब के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, क्योंकि उस जमाना में स्कूल और कॉलेज का इंतजाम नहीं था। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा, किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई थी? अभी मैंने ऑब्जेक्टिव के अंदर बताया आपको, किस अरबी शायर के मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई थी। देखिए, अरबी जबान के मशहूर किताब मुतनब्बी, याद रखिएगा, मुतनब्बी के सबक पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई थी, यानी मियां रजा को मौलवी साहब डांट और डपट कर वहां से उसको भगा दिए थे। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा, फरतुल्ला बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? यानी मिर्जा फरतुल्ला बेग जो शेरखानी पढ़ते थे मौलवी नसीर अहमद के पास, पूछ रहे उसमें किस तरह की वो गलतियां करते थे? फरतुल्ला बेग शेरखानी में एराब की, याद रखिएगा इसको, एराब की गलतियां करते थे। एराब की गलतियां बहुत किया करते थे, यानी जब वो शेरखानी पढ़ते थे तो बहुत ज्यादा इनसे एराब की गलतियां हो जाते थे। चौथा, मियां दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? मियां दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? तो मियां दानी एराब को तो ठीक ठाक थी, लेकिन वो शेर को नस्र कर देते थे। वो मौलवी फरतुल्ला बेग एराब की गलती करते थे, और मियां दानी तो उनकी एराब तो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक और बिल्कुल सही था, लेकिन वो जब शेर को नस्र अक्सर कर दिया करते थे, यही गलती उनसे आती थी। ठीक है, आगे देखिए। 5वां, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? यानी मौलवी साहब नसीर अहमद और मियां दानी को किस तरीके से पढ़ाते थे? वही पूछ रहे, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? तो मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका यह था कि पहले वो बच्चा से पढ़ाते, उसके बाद खुद पढ़कर उसकी तशरीह करते थे। मौलवी साहब पढ़ाने का क्या तरीका था? सबसे पहले वो बच्चा से इबारत पढ़ाते, और बच्चा से इबारत पढ़ाने के बाद फिर अगर बच्चा सही पढ़ता तो ठीक है, वरना वो इबारत को सही करते और फिर से वो उसको पढ़ते, और जो इबारत पढ़ते, जो शेर पढ़ते, उसकी वो तशरीह करते। तो चैप्टर 1 जो नजीर अहमद की कहानी और कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी है, उस चैप्टर के अंदर इतना ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपसे पूछे गए हैं। अब चैप्टर 2 मिट्टी का तेल, उसके अंदर जितनी ऑब्जेक्टिव है उसको हल करेंगे और जितने सब्जेक्टिव है उसको हल करेंगे। आइए, ये चैप्टर आपका 2 मिट्टी का तेल है। आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसे समझा जाता है? पहला है आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसे समझा जाता है? ऑप्शन अलिफ है आग, बा है हवा, जीम है पानी और दाल है खाक। तो आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसे समझा जाता था? सबसे कमतर जो है वो खाक को समझा जाता था। ऑप्शन अलिफ आपका सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती थी? यानी मिट्टी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती है? दुनिया मिट्टी को किस तरीके से उसको यूज करती है, उसके साथ क्या सुलूक करती है, वही पूछ रहे हैं। मिट्टी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती है? अलिफ है सर पर चढ़ाती है, बी है बिस्तर बिछाती है, जी है पांव से रौंदती है, और दाल है या पॉकेट में रखती है। तो मिट्टी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती है? वो अपने पांव से रौंदती है। ऑप्शन जीम आपका सही है। ठीक है, तीसरा देखिए, चंबेली और मोतिया के तेल से भी अहम कौन सा तेल है? यानी चंबेली और मोतिया के तेल से अहम, उससे बेहतर कौन सा तेल है? ऑप्शन अलिफ है सरसों का तेल, बी है आंवले का तेल, जी में मिट्टी का तेल, और दाल है नीम का तेल। तो चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? वो है मिट्टी का तेल। ऑप्शन जीम आपका परफेक्ट। आगे आइए, 4, किस तेल को देखकर लोग नाक और भौं चढ़ाते हैं? यानी कौन सा तेल लोगों के सामने आ जाता है जिसको देखकर वो अपने नाक को इस तरीके से बंद कर लेते हैं, भौं को इस तरीके से कर लेते हैं? तो किस तेल के देखकर लोग नाक और भौं चढ़ाते हैं? ऑप्शन अलिफ है चंबेली का तेल, बा है मोतिया का तेल, जीम है सरसों का तेल, और दाल है मिट्टी का तेल। तो किस तेल को देखकर लोग नाक और भौं चढ़ा लेते हैं? वो मिट्टी का तेल देखकर लोग नाक और भौं चढ़ा लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे,
छठा। पांचवा, रॉकफेलर कौन था? चैप्टर पढ़ा रहे थे उस वक्त भी मैंने इसके बारे में तज़किरा किया था और इसके बारे में बताया था। रॉकफेलर कौन था? ऑप्शन अलीफ है अमरीकी ताजिर, बा है अरब का ताजिर, और जीम है तुर्की की ताजिर, और दाल है अफ्रीकी ताजिर। तो रॉकफेलर कौन था? रॉकफेलर जो है ये अमरीकी ताजिर था जो तेल की तिजारत करता था। ठीक है, आगे देखिए। छठा, हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? यानी हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई? पूछ रहे हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई, यानी किस सन के अंदर हुई? तो ऑप्शन ये है दिसंबर 1876 या दिसंबर 1877 या दिसंबर 1878 या दिसंबर 1879। तो हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई थी? इनकी पैदाइश जो है वो 1878 में हुई थी। ठीक है, आगे देखिए। सातवां, हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहां हुई थी? कब हुई थी? तो 1878 में हुई थी। कहां हुई थी इनकी पैदाइश? ऑप्शन अलीफ है बस्ती निजामुद्दीन औलिया, बा है कश्मीरी गेट, और जीम है अजमेरी गेट, और दाल है सलीमपुर। तो हजरत ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कहां हुई थी? इनकी जो पैदाइश हुई थी वो बस्ती निजामुद्दीन औलिया में हुई थी। ऑप्शन अलीफ आपका सही है। आगे आइए। आठवां, ख्वाजा हसन निजामी के वालिद मोहतरम का क्या नाम था? बदाबता चैप्टर पढ़ा रहे तो उस वक्त ही बताया था कि ख्वाजा हसन निजामी के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? ऑप्शन अलीफ है सैयद आशिक अली निजामी, बा है सैयद आबिद अली निजामी, जीम है सैयद बासित अली निजामी, और दाल है सैयद निजामी। तो ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का जो नाम था सैयद आशिक अली निजामी। ऑप्शन अलीफ आपका बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब नौमा देखिए क्या है। ख्वाजा हसन निजामी के वालिदा का क्या नाम था? वालिद का नाम आशिक अली निजामी है, और वालदा का इसका नाम क्या था? इनके वालदा का देखिए। ऑप्शन ए सैयदा मैमूना बेगम, सैयदा चहिती बेगम, और जी में सैयदा फातिमा बेगम, और दाल है सैयदा आबिदा बेगम। तो ख्वाजा हसन निजामी के वालिदा का नाम क्या था? इनके वालदा का नाम था सैयदा चहिती बेगम। ठीक है, ऑप्शन बा आपका सही है। आगे आइए। 10वां, ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन ने उनका क्या नाम रखा था? यानी ख्वाजा हसन निजामी के वालिद और वालदा ने उसका नाम क्या रखा था? ऑप्शन ए हातिम अली, बी है कासिम अली, और जी में सारिम अली, और दाल है हाशिम अली। तो ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन ने उनका नाम क्या रखा था? इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशी करना है। ये सवाल एकदम VVI एकदम 100% हम बोल रहे, ये सवाल आपके इम्तिहान में पूछेंगे कि ख्वाजा हसन निजामी के वालिदैन ने उसका नाम क्या रखा? तो उनके वालिदैन ने उसका नाम कासिम अली रखा। ऑप्शन बा आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए। 11वां, ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ? यानी ख्वाजा हसन निजामी साहब किस सन में वो इंतकाल हुए, यानी उनका इंतकाल कब हुआ? 13 जुलाई 1953 या 13 जुलाई 1954 या 13 जुलाई 1955 या 13 जुलाई 1956। तो ख्वाजा हसन निजामी का इंतकाल कब हुआ था? इनका इंतकाल जो है 31 जुलाई 1955 में। कब हुआ था? 31 जुलाई 1955 में। 31 जुलाई 1953, 31 जुलाई 1954, 31 जुलाई 1955 या 31 जुलाई 1956। तो इनका इंतकाल हुआ था 31 जुलाई 1955 को। ठीक है, आगे देखिए। 12वां, ख्वाजा हसन निजामी कहां दफन हुए? यानी इसका इंतकाल जब हुआ तो ये इसको दफनाया कहां गया था? बस्ती निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, या लखनऊ, या दिल्ली आम कब्रिस्तान में, या अपने घर पर। तो ख्वाजा हसन निजामी को कहां दफन किया गया था? इनको जो दफन किया गया था बस्ती निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में। ऑप्शन अलीफ आपका सही है। ठीक है, आगे देखिए। 13वां, ख्वाजा हसन निजामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान अपनी कब्रिस्तान तैयार कर ली थी? यानी ख्वाजा हसन निजामी मरने से कितने साल पहले उन्होंने अपनी कब्र को तैयार करा ली थी? तो ऑप्शन अलीफ है 30 साल, बा है 40 साल, और जी में 50 साल, और दाल है 60 साल। तो ख्वाजा हसन निजामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार कर ली थी? 50 साल पहले। ठीक है, आगे देखिए। 14वां,
हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने उमरी किस नाम से तरतीब दी थी? यानी ख्वाजा हसन निजामी ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के सवाने उमरी यानी उसकी उम्र के बारे में किस नाम से इन्होंने लिखा था, किस नाम से तरतीब दिया था, वही पूछ रहे। ऑप्शन अलीफ निजामुद्दीन औलिया, बा है निजाम बंसरी, और जीम है निजामुद्दीन बंसरी, और दाल है हजरत बंसरी। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाने उमरी किस नाम से तरतीब दी गई थी? वो निजाम बंसरी के नाम से। ऑप्शन बा आपका सही है। ठीक है, आप 15वां देखिए। रॉकफेलर कौन था? रॉकफेलर दौलतमंद कैसे हुआ? यानी किस चीज की वजह से रॉकफेलर ये दौलतमंद हो गया था? ऑप्शन अलीफ है मिट्टी की तेल की तिजारत, बा है चंबेली का तेल, और जीम है मोतिया का तेल, और दाल है सरसों का तेल। तो रॉकफेलर दौलतमंद कैसे हो गया था? वो मिट्टी के तेल की तिजारत की वजह से दौलतमंद हो गया था। ऑप्शन अलीफ आपका सही है। तो इतने ऑब्जेक्टिव आपके चैप्टर 2 यानी मिट्टी का तेल जो पढ़े थे उसमें इतने ही ऑब्जेक्टिव आपके पूछे गए हैं। अब इसमें जो सब्जेक्टिव जो 2 नंबर के हैं उसको भी हम हल कर देते हैं ताकि आपके लिए और आसान और सहल हो जाए। ठीक है, देखिए आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसे समझा जाता है? क्या है? आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कमतर किसे समझा जाता है? तो सबसे कमतर जो है वो मिट्टी को समझा जाता है, यानी खाक को। ठीक है, मिट्टी के साथ दुनिया क्या सुलूक करती है? यानी मिट्टी जो है उसके साथ दुनिया क्या सुलूक करती है? तो देखिए ये मखलूक के पांव से रौंदी जाती है, यानी मखलूक यानी इंसान इसको अपने पांव से रौंदते हैं, इस पे से ये चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा